वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। प्रैक्टिस सेट 1 हमने कल किया था, ठीक है। इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में कर रहे हैं। ये सारे हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आते हैं, हम सब ये जानते हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा खाद्य वैज्ञानिक अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो शांति के लिए नोबेल नोबेल पुरस्कार किस वैज्ञानिक ने प्राप्त किया है जो अनाज क्रांति से संबंधित है? एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या फिर विली ब्रांट? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग को शांति के लिए, ठीक है ना। ये आपके खाद्य वैज्ञानिक थे और इन्हें जो है कहा जाता है किसका, हरित क्रांति का जनक, ठीक है। तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है और 1970 में इनको जो है आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर आपसे भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा जाएगा, स्पेशली भारत में अगर लिखा होगा, तब आपका आंसर होगा एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। वरना आपके हरित क्रांति के जनक कौन है, वो है आपके नॉर्मन ई बोरलॉग ही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा किस सूची का विषय है? केंद्र सूची का है, राज्य सूची का है, समवर्ती सूची का है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टार्टिंग में तो ये राज्य सूची का विषय था, लेकिन वर्तमान में शिक्षा जो है आपके समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। जब 42वां संविधान संशोधन किया गया था तो उस समय जो है शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अब शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय हो गया है। मूल संविधान में यह किस सूची का विषय था? तो ये राज्य सूची का विषय था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कॉमनवेल्थ जो है ये वो कंट्रीज थी जो कि कभी इंग्लैंड, जिन पर इंग्लैंड का कभी कब्जा था, वो कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहा जाता है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है लंदन में, ठीक है ना। इंग्लैंड के लंदन में है कॉमनवेल्थ का मुख्यालय। और इसमें जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रमंडल इसको बोला जाता है हिंदी में। इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं, ठीक है। इसके सदस्य देश भी आपसे पूछे जाते हैं, तो कुल 54 सदस्य देश हैं कॉमनवेल्थ के। ओके, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? तो ये कई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम से पूछ लेता है कि किस शासक ने बनवाया था या किस वंश के शासक ने बनवाया था। तो आप इसमें देख लीजिए कि जो बृहदेश्वर मंदिर था ये आपके चोल वंश के शासकों ने बनवाया था। और ये राज प्रथम जो है उस चोल वंश के एक शासक थे, उन्होंने इसे बनवाया था, ठीक है ना। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राज प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये भी पूछा जाता है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे? तंजावुर में, ठीक है ना। तो तंजावुर में ये मंदिर स्थित है, तंजावुर तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी महिला एथलीट स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कि चारों में से कौन स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। तो आपको इसमें से दिख रहा होगा कि एक नाम आपको कोनेरू हम्पी का, ठीक है। कोनेरू हम्पी जो है क्या है? तो कोनेरू हम्पी एक जो है शतरंज की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो ये आपकी चेस से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। इनका नाम आप सबको पता होगा, सुना होगा आप लोगों ने। बाकी दीपिका पल्लिकल, ज्योत्सना चिनप्पा, अनाका अलान कमोनी, ये तीनों जो हैं स्क्वैश खिलाड़ी हैं। ओके, ये तीनों आपकी स्क्वैश खिलाड़ी हैं, बाकी कोनेरू हम्पी आपकी शतरंज खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि ये लेखक हैं और इनकी पुस्तकों के नाम हैं। तो अरुंधति राय की ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, द गार्ट ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये नाम आप जरूर याद रखना, अरुंधति राय से आपके संबंधित द गार्ट ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई की जो पुस्तक है वो है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? तो ये किरण देसाई की हो गई। मिडनाइट्स चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की पुस्तक है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन किसकी पुस्तक है? तो ये है सलमान रुश्दी की। और वी एस नायपाल भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनकी जो पुस्तक है वो है इन ए फ्री स्टेट, ठीक है। तो ये चारों के चारों सही सुमेलित है, इसमें कोई भी एक गलत नहीं है। तो इसको आप याद कर लेंगे सब, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। अंग्रेजों के द्वारा वीडी सावरकर को काला पानी की सजा कहां पर दी गई थी? ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। आप लोगों को पता होगा कि ये वीडी सावरकर को काला पानी की सजा कहां पे दी गई थी? तो वो दी गई थी अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल में। तो अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल है, वहां पे जो है इनको रखा गया था, ठीक है। नासिक षड्यंत्र के जो है के लिए जो है इनको काला पानी की सजा दी गई थी वीडी सावरकर को, ठीक है। सेल्यूलर जेल कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। इनकी जो है एक संस्था थी अभिनव भारत, ठीक है, वीडी सावरकर की। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? तो पुरी की रथ यात्रा होती है हर साल उड़ीसा में जो है की जाती है ये, तो किसके सम्मान में की जाती है? चैतन्य प्रभु के, सत्य साईं बाबा के, या फिर भगवान राम पे, या फिर भगवान जगन्नाथ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भगवान जगन्नाथ, ठीक है ना। इनको जो है भगवान श्री कृष्ण या फिर भगवान श्री विष्णु का अवतार भी माना जाता है भगवान जगन्नाथ को। इसलिए जो है ये आपकी किस महीने में निकाली जाती है, आप ध्यान रखना कि ये आषाढ़ के महीने में जो है ये यात्रा निकाली जाती है। हिंदी का जो महीना है आषाढ़, उसमें उसकी बात हो रही है, ठीक है। उड़ीसा के पुरी में आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पूरी रथ यात्रा निकाली जाती है। तो ये आप पॉइंट याद रखना, ओके। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार किसको दिया गया है? तो आप सब ये समझ लें कि डेयरी है तो ये आपको दूध से संबंधित नाम खोजना है, ठीक है। तो एम एस स्वामीनाथन कृषि से संबंधित है, भारत में कृषि के हरित क्रांति के जनक। नॉर्मन बोरलॉग आपके वर्ल्ड लेवल पे आपके कृषि हरित क्रांति के जनक थे। वर्गीज कुरियन, ये नाम आप सुन रहे होंगे, वर्गीज कुरियन क्या है? तो ये आपके श्वेत क्रांति के जनक थे, ठीक है। तो ये श्वेत क्रांति के जनक थे आपके वर्गीज कुरियन, और इन्हीं को ही अंतर्राष्ट्रीय डेयरी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, ओके। तो वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आप सबको पता होगा, ये काफी सिंपल क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। तो ये आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका जीवी मावलंकर, ठीक है। तो ये लोकसभा के आपके प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और 1952 में, ठीक है, जब पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में पहली बार जो है लोकसभा का निर्माण हुआ था, उस समय लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए थे कौन? जीवी मावलंकर, ओके। आपको बताना है कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, जो 17वीं लोकसभा है उसके लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो कोयना बांध जो है आपके एग्जाम में भी हाल ही में कुछ एग्जाम्स में पूछा गया, तो कोयना बांध आप याद रखिएगा, कोयना बांध आपके महाराष्ट्र में स्थित है। और कोयना बांध किस नदी पर है? तो ये कोयना नदी पर ही कोयना बांध स्थित है, ठीक है ना। तो कोयना नदी महाबलेश्वर से निकलती है, और कोयना बांध जो है इसी कोयना नदी पर ही बनाया गया है, ओके। ये पॉइंट आपको याद हो गया। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का संबंध किससे है? तो होमी जहांगीर भाभा का संबंध इनमें से किस संस्था से है? डीआरडीओ से है, इसरो से है, बार्क से है, या फिर गेल से है? तो होमी जहांगीर भाभा जो है ये आपके परमाणु के जनक थे भारत में, ठीक है। परमाणु के जनक थे आपके भारत में। इनका नाम किससे संबंधित है? तो ये आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बाघ से संबंधित था इनका नाम। अगर आपको पता हो कि भारत में अंतरिक्ष के जनक कौन थे तो वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। भारत में अंतरिक्ष के जनक कौन है? इसरो की स्थापना कल के वीडियो में आपको बताई गई थी, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये बार्क का फुल फॉर्म है। इसके संस्थापक थे होमी जहांगीर भाभा। और बार्क का मुख्यालय आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पे है? ट्राम्बे है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है ना। बॉम्बे से आप ट्राम्बे भी याद रख सकते हैं। तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में बार्क का जो है मुख्यालय है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, सही सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सही सुमेलित करना है सबसे हल्की धातु। तो सबसे हल्की धातु आपका हाइड्रोजन हीलियम के बाद, दोनों गैसों के बाद आपकी कौन सी धातु आती है? लिथियम आती है। तो सबसे हल्की धातु आपकी कौन सी हो गई? लिथियम हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका सबसे भारी धातु, तो सबसे भारी धातु आपको याद होगा ये होता है कौन सा? ऑस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु, तो कठोर में आप सब जानते हो कौन होता है? तो वो होता है आपका हीरा। और तरल क्या होता है? तो ये आपका लिक्विड होता है पारा, जिसको आप क्या बोलते हो शर्ट में? HG, ठीक है ना। तो ये आपका तरल होता है। तो ये आपके सही सुमेलित हो गए। यहाँ पे जो है सारे पॉइंट्स लिखे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको याद रखना है तो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी नहीं है। तो इनमें से कौन सी ऐसी ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट से संबंधित नहीं है? विजय हजारे ट्रॉफी, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी, ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन ये संतोष ट्रॉफी है, ये आपकी क्रिकेट से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी ये तीनों आपकी क्रिकेट से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध आपके फुटबॉल से है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो अनचाहा ईमेल यानी कि जो आपके ईमेल में जो आपका इनबॉक्स होता है, उनमें कुछ मैसेजेस आपके कंपनी के
आ जाते हैं, ठीक है, किसी और कहीं और से आ जाते हैं जो आपको नहीं चाहिए होते हैं, तो वो उन सभी मैसेजों को आप क्या बोलते हो, उन सबको बोलते हो आप स्पैम, ठीक है ना। ये आपके अगर इनबॉक्स में आ गए हैं तो आप इसमें ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्पैम फोल्डर में आप मूव कर सकते हो। ओके, तो ये सारे अनचाहे ईमेल्स होते हैं जो आपके ईमेल इनबॉक्स में आ जाते हैं, उनको बोला जाता है स्पैम। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के आपके कौन कौन से भाग होते हैं आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा ALU पढ़ा होगा, आपने CU पढ़ा होगा यानी कि ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, उसके बाद आपने पढ़ा होगा मेमोरी यूनिट MU। तो इसमें जो आपका कंप्यूटर का नर्व सेंटर होता है वो बोला जाता है आपके कंट्रोल यूनिट को, ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट जो होता है यही होता है आपका कंप्यूटर का नर्व सेंटर। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल चीज़ों को आपका सॉल्व करता है, और मेमोरी यूनिट में आपकी चीज़ें स्टोर होती हैं, ठीक है ना। कंट्रोल यूनिट पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट नर्व सेंटर बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं हम लोग, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की राशि कितनी है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है अभी हाल ही में, इसका पुराना नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसको अभी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इसकी राशि जो है दी जाती है जो खिलाड़ियों को, ये आपकी 25 लाख रुपए है, ठीक है। तो 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है जो खिलाड़ी इस सम्मान से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम जो है क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। यह भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार, यानी कि खेल के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है वो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। और 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो 2021 में कुल 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ स्थित है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखेंगे इसके लिए विनीपेग कनाडा का नाम, ठीक है ना। तो विनीपेग कनाडा का नाम याद रखेंगे विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी के लिए, ठीक है। तो ये विनीपेग स्थान का नाम है, और किस देश में है, ये कनाडा देश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। तो ये आपके कुछ जो है स्थान दिए गए हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित जो है संस्थान है आपके। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो ये आपका मणिपुर में है, ये आप सब जानते हैं, इसको आपको याद रखना है, ये आपका स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय विरासत संस्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये आपके नोएडा से है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विरासत संस्थान की स्थापना कहाँ पे की गई है, तो ये की गई है नोएडा में। इसके अलावा राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, तो समुद्री संग्रहालय की बात हो गई तो आपका कहाँ पे है, ये आपके लोथल। लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपके गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में है। मणिपुर आपका खुद ही एक स्टेट है, नोएडा आपके उत्तर प्रदेश में है, लोथल कहाँ पे है, लोथल आपके गुजरात में है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय, तो ये सारे के सारे आपके सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपका सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है आपका 21 जून को, ठीक है। आपको ये डेट पता होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा एक और स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाना कब से शुरू किया गया। तो इसको जो है 2015 से इसको मनाना शुरू किया गया। यूएनओ ने 2015 में इसको मान्यता दी थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को। ओके, तो ये हमारे जो है आज के 20 जो है इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, और कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।